हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं 2021, 2017 और 2015, उसके साथ जो 2012 और 11 में जो लेवल 1 के पेपर हुए हैं उनमें जो मैथ के पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन हो। और याद रखिएगा अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन शायद आप 25 तक आराम से मैथ में स्कोर कर जाओगे, 20 तक तो कर ही जाओगे, क्योंकि शिक्षण विधि बहुत ज़्यादा ही ऐसी हैं जो रिपीटेड होती हैं और क्वेश्चनों का पैटर्न भी अगर आप देख के चले गए तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके आ जाओगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करना, क्यों जिससे हमको भी पता चल जाता है कि कहाँ पे कमी रह रही है और कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की हम क्लासें डालते रहते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये जो पेपर है वो 2021 में जो रीट हुई थी उसमें जो पेपर आया था लेवल 1 का, जो मैथ के क्वेश्चंस थे उनको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 91 है कि 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं जिनकी माप देखिएगा 2 मीटर और 1.5 मीटर माप है, बनाने में 25 सेमी, 16 सेमी और 10 सेमी माप की ईंटें कितनी आवश्यक होंगी। तो आपको पता होगा इस तरीके के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। पहले ये दीवार का आयतन निकालेंगे जो कि एक घनाभ है, इसीलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उससे इस दीवार का आयतन निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरे दरवाजे का आयतन निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई दे रखी है और जो मोटाई है वो यहाँ से ले लेंगे हम, तो मोटाई यहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसे कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। तो इस पूरी दीवार में से जब इन दोनों दरवाज़ों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि दीवारों में जब दरवाजे होते हैं तो दरवाजे में ईंट नहीं लगती, इसलिए इन दोनों को हटाने के बाद जो भी दीवार बचेगी उसमें क्या करेंगे, इस ईंट का आयतन निकालेंगे जो माप दे रखी है और उसका दे देंगे भाग। कैसे, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको सेमी में चेंज करेंगे, क्योंकि ईंट की माप किस में दे रखी है, सेमी में चेंज करेंगे। तो देखिएगा इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और 5 मीटर में गुणा कर देंगे 100 का तो 500 आ जाएगा। उसके साथ 50 सेमी ये दे रखा है, ठीक है। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है 2 दरवाजे हैं तो 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। उसके साथ क्या दे रखा है, 2 मीटर लंबाई दे रखी है तो 200 सेमी हो गई। उसके साथ 1.5 मीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा यहाँ 150, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, मोटाई दे रखी है 50 सेमी, तो इसका 50 का मैंने इससे कर दिया गुणा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा ईंट का, जो कि कितना दे रखा है 25 गुणा 16 गुणा 10। जब इस पूरे को अपन सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये पूरा दीवार का आयतन है, ये 2 दरवाज़ों का आयतन है, ठीक है। उसको जब घटा देंगे तो जो भी शेष दीवार बचेगी उसमें क्या करेंगे, एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, जिससे कि अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा 11,750, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा दिए गए चित्र में OP समांतर है RS, यानी जो OP है वो RS के समांतर है और OPQ है वो 100 है। देखिएगा ये OPQ है वो 100 है, QRS 140 है, QRS है वो 140 है। तो आपको PQR ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इसको अपन आगे बढ़ा देंगे तो याद रखिएगा ये आपस में समांतर हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली भी आपस में समांतर हो जाएंगी। जब ये आपस में समांतर हो जाएंगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ये कोण बनेगा, ये कैसे हो गए, अंतःकोण। अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो 140 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये हमने x मान लिया, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 40, तो इसका मतलब यहाँ x का मान आ चुका है 40। अगर ये 40 है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे दोनों, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 का। और ये आपको दिख रहा हो
तो ये एक रेखा है जिस पे ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये आपस में कैसे हैं, रैखिक कोण युग्म है। तो 100 प्लस p मान के चलिएगा इक्वल टू 180, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, रैखिक कोण युग्म है ये सभी। तो यहाँ से p का मान निकल के आ जाएगा 80। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोण है वो कितने का आ गया, 80 का। अब हमने निकाल लिया है, देखिएगा क्या निकाल लिया है कि ये कोण कितने का आ गया, 80 का, ठीक है, और ये कोण कितने का आ गया, 40 का। ये देखिएगा ये पूरा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो 80 प्लस 40 प्लस इसको मान लेते हैं t मान लेते हैं इक्वल टू 180। बस t का मान निकालना है। यहाँ से जब t का मान निकालेंगे तो t का मान आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 93, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 गुणा 0.2 करेंगे तो 0.08 आएगा की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो इसके लिए जो उचित अधिगम साधन है वो है ग्राफ पेपर, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा कि मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 9 को प्रदर्शित करेगी। तो देखिएगा जो संख्या ये है वो 9 को प्रदर्शित करेगी, जिसमें देखिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से 5 काटेंगे, फिर 1 2 3 4, तो ये कितने हुए टोटल 9। तो ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा ये इस प्रकार से काटा जाता है, न कि इस प्रकार से, ठीक है। अब ऐसे मत काटना, ये गलत होता है, इस प्रकार से इसको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 24,000 है, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण अगर 60 डिग्री है तो उसका शिक्षा पर व्यय कितना है। तो देखिएगा आपको पता होगा ये पाई चार्ट होता है जिसमें इस प्रकार से बने रहते हैं, तो ये जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 का। तो देखिएगा मासिक वेतन उसने कितने दे रखा है, 24,000 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि जो 24,000 दे रखा है वो पूरा का पूरा मासिक वेतन है, ठीक है। तो ये 360 के बराबर रख दिया, तो फिर 360 डिग्री इक्वल टू 24,000 हो गया, तो 8 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस 360 को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 24,000 बट्टे 360। अब हमको निकालना कितना है, 60 डिग्री का गुण, तो 60 डिग्री से इसको कर देंगे गुणा, क्योंकि हमने ये जो निकाला था वो 1 डिग्री का निकाला था, ठीक है। अब कितने का निकालना है, 60 डिग्री का, एक एक नियम से लगा देंगे, तो बस 60 का कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, सबसे छोटी होती है 11। जब दोनों को आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 86, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य इतना है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा 12 दर्जन, तो ये 12 तो पेन हो गए और दर्जन के लिए हमने 12 का गुणा कर दिया, इनका मूल्य कितना है 720 रुपये। तो फिर एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो 720 बट्टे 12 गुणा 12। अब हमको कितने पेनों का ज्ञात करना है, 25 का, तो ये तो एक पेन का मूल्य हो गया, तो अब 25 के लिए क्या करेंगे, 25 से इसको गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अपना आ जाएगा 125 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 25 पेनों का मूल्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 98 देखिएगा कि 5 छात्रों का औसत 40 है किग्रा है, यदि उसमें से एक छात्र जिसका भार कितना है 50 किग्रा है छूट जाता है तो शेष बच्चे का जो औसत है वो कितना होगा, यानी जो औसत भार है वो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब उसने क्या दे रखा है, 5 छात्र दे रखे हैं जिनका औसत दे रखा है 40, यानी औसत उसने दे रखा है 40, ठीक है। हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है, संख्या दे रखी है 5, तो इसका इसमें कर देंगे बच गुणा, तो योग कितना आ जाएगा अपने पास, जो योग आ चुका है 5 छात्रों का वो आ चुका है 200, ठीक है, 200 kg। उसमें से एक छात्र कितने का 50 kg का जो छोड़ के चला जाता है। तो देखिए 200 में से अपन घटा देंगे 50 को, तो कितना बचा 150। पहले 5 छात्र थे, अब कितने रह गए
4, क्योंकि एक छोड़ के चला गया तो 4 का इसमें दे देंगे भाग, तो इसका जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 37.5 kg। यानी अब जो औसत भार है वो कितना है, 37.5 kg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य इतना है तो बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, मान लीजिए कि 100 रुपये है उसका क्रय मूल्य, 10% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए, 110 रुपये। उसने दे रखा है कि विक्रय मूल्य 330 है, हमारे अनुसार 110 है, उसके अनुसार 130 है, तो इसको हमने इसके बराबर रख दिया। अब देखिएगा 110 बराबर 130 है तो एक का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 330 बराबर 110। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमने माना है 100, तो अब क्या करेंगे, 100 का कर देंगे इससे गुणा। जब 100 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा कि एक विद्यालय में श्रमदान सेवा के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतनी ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। आपको पता होगा MDH1 इक्वल टू होता है M2 D2 और H2, जिसमें M होता है मैन, D होता है डे यानी दिन, H होता है आवर। बस यही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 12 गुणा 7 बराबर 6 घंटे हैं, और आदमी मान लीजिए x है और 6 से कर देते हैं इसको गुणा, तो यहाँ पे जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 14, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 कि 1 करोड़ 1 लाख और 1,101 का अंकीय रूप क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम 1 करोड़ लिखेंगे, उसके बाद हम 1 लाख लिखेंगे, उसके बाद 1,000 लिखेंगे, उसके बाद 100 और उसके बाद 1। जब सबको हम प्लस कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, जिससे हमको पता चलता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिर्फ आपको इकाई दहाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 31P5 को 3 का गुणज है, ये संख्या है वो इसका 3 का गुणज है, जहाँ P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान आपको पूछ रहा है कि P का अधिकतम मान कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर P से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है कोई भी संख्या, तो उसके अंकों का योग कितना आता है, जो भी आता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और वो कह रहा है कि अधिकतम मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन भी चेक करेंगे तो अधिकतम मान लेके चेक करेंगे तो सबसे अधिकतम मान है वो 9 दे रखा है, तो 9 से अपन चेक करेंगे तो 3 + 1 + P + 5 इक्वल टू जो भी आएगा, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो 9 को हम ऑप्शन को उठाते हैं तो 3 + 1 + 9 + 5, जब इस सब को हम जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ रहा है 18, और ये 18 है वो 3 से विभाजित होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 9। जो P का मान है वो कितना है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 1 से 3 नंबर कि 25 + 12 × 33 - 25 भागित 5 का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को उठाओ, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको एडिक्शन करना है, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी घटाना है। बस इसी नियम को लागू करते हुए अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट में जो ये दे रखा है इसका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया 5 अपना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 396। उसको क्या करेंगे, 25 के साथ जोड़ देंगे। जब 25 के साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 421। उसमें से हमारे पास ही इसका सॉल्यूशन करने पर 5 आया था, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे, तो इसमें से -5 कर दे देंगे तो ये आ जाएगा 416। ठीक है, कितना आ गया, 416। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको बोर्ड मास का नियम लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। याद रखिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये संख्या है, देखिए वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले इसको उठाओ, सबसे छोटी यही है। इसमें भाग दे के देखो किसका, आपको 2 का भाग देना है, 3 का, 5 का और 6 का और 7 का। ऐसे ही अगर आप भाग देते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी संख्या है जो
जिससे विभाजित करने पर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो ऐसी संख्या है वो यहाँ पे निकल के आती है 2520। आपको सिर्फ इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 5 की संख्या ये दे रखी है, मैं 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको स्थानीय मान निकालने हैं, तो 3 को लिख लीजिएगा सबसे पहले, और देखिए 3 के पीछे कितनी जीरो लगानी है आपको, 5 जीरो, ठीक है, क्योंकि जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगती हैं, गुणा। अब देखिएगा 4, तो इसको 40 लिख लेंगे, गुणा 5, 5 तो इकाई रूप में है, बस इस सब को कर लेंगे गुणा। इसको गुणा करने पर देखिएगा ये आ जाएगा 6 0 0 0 0 0 0 और 0, यानी ये अपना ऑप्शन नंबर डी से मैच खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको स्थानीय मान निकालने और उनका करना है गुणा। अगला क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? तो आपको पता होगा हॉगबैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन कि अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है, तो ये संश्लेषण का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो समस्या के कारणों की सही पहचान पर यह चीज़ निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है, आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उद्देश्यों का चयन करेंगे, उसके बाद परिस्थितियों की पहचान करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन विधि का चयन करेंगे, और उसके बाद मूल्यांकन विधि का निर्माण करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, प्रमाणों की व्याख्या। तो याद रखिएगा, इससे हमें देखने पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिएगा कि किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ये संख्या है वो किस प्रकार से पढ़ता है कि 30 और 6, 40 और 6, 40 और 8 और 40 और 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण है, तो पढ़ने में एक ही बात है कि एक छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, जब तो वो 30 और 6 कह रहा है उसको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 8 माह के लिए लिया, तो कुल कितनी राशि वो पुनः लौटाएगा, यानी आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम टाइम दिए रखा है उसको क्या बनाएंगे, वर्ष में बताएंगे। तो ये तो 2 वर्ष हैं, ठीक है। इसको हमने मास को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का दे दिया भाग, तो यहाँ क्या आ गया, इस 4 से इसको काट देंगे तो ये 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, ऊपर आ गया 2। तो 2 + 2/3, तो ये क्या आ गया 8/3, ये क्या आ गया वर्ष। ये हमारा टाइम आ गया। बस ब्याज का सूत्र लगाना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P/R/100, यानी मूलधन, समय और दर बट्टे 100, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, गुणा करना है इनका। 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8/3/100, सबका आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2040 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें जोड़ देंगे अपन 9,000 को, ठीक है, सॉरी 9,000 को यहाँ पे जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 11,040 पॉइंट समथिंग। तो ये ऑप्शन अपना जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ आपको मिश्र धन निकालना था, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 112 कि एक 22 सेमी 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर, यानी बिना अध्यापित किए, एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कोई कागज है, उसको आपने क्या किया, मोड़ दिया, मोड़ के क्या बना दिया, उसका बेलन बना दिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जब आप मोड़ोगे किसी कागज़ को तो उसकी जो पर्दी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो लंबाई दे रखी थी वो उसकी पर्दी हो जाएगी। तो पर्दी बराबर क्या हो जाएगा 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r कितनी आएगी 22 सही 2π, ये क्या आ गई r आ गई। अब हमसे पूछ रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh। तो बस 2π यहाँ से पहले ही रखा हुआ है। r का मान क्या है, यहाँ से हमने रख दिया है 22/2π। h का मान कितना है, h उसने दे रखा है कि 4 सेमी ऊंचाई, तो 4 यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 2π से 2π कटेगा, 4 का कर देंगे इसमें गुणा, तो ये आ जाएगा 88 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः बी ओ डी सी ओ बी के समद्विभाजक हैं, ठीक है, एवं यदि ई ओ डी 25 है तो सी ओ एफ ज्ञात करना है। तो देखिएगा वो कह रहा है कि समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसको हमको पता चल गया कि ये वाला कोण है वो 25 का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है वो इसके समद्विभाजक, यानी ये और ये आपस में कैसे हैं, इस पूरे कोण के समद्विभाजक हैं। तो ये और ये आपस में कैसे हुए, बराबर। तो इससे पता चल गया ये कितने का है, 25 का। अब हमको पता है कि ये टोटल 50 का है और ये जो कोण है इसका समद्विभाजक कौन सा है, ये संख्या f इसका समद्विभाजक तक, तो इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये पूरा कोण है वो कितने का है, 180 का, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है, इसलिए ये 25, ये भी 25 और ये x और ये x, यानी ये सब कितने का हो जाएगा, 180 का, ठीक है, बराबर 180। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 65, ठीक है। वही पूछ रहा था COF, यानी COF ये पूछ रहा था, जो आ गया 65। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये दे रखा है वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान का अगर क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो भुजा कितनी हो जाएगी, इसका कर देंगे वर्गमूल, यानी 80 हो जाएगी इसकी भुजा। अब वो कह रहा है कि मैदान की परिमिति, परिमिति मतलब परिधि, कितने चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है। तो वर्गाकार की परिधि क्या होती है, 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 80। कितने चक्कर लगाता है इसके, 5, तो 5 का इसमें और गुणा कर दो बस। 5 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 1600 मीटर। इसको जब किलोमीटर में अपन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1 मीटर नाप के पानी के टैंक एक नल द्वारा 20 लीटर पर मिनट की गति से भरने में लगा समय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आरबीएससी की बुकों से उठा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे टैंक का, ठीक है। टैंक के आयतन में क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे लीटर में और क्या करेंगे, इसका दे देंगे भाग, जिससे कि क्या आ जाएगा, अपना टाइम निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 2 गुणा 1.5 गुणा 1, ये आ जाएगा 3। हमको पता है ये आ जाएगा 3 MQ, ठीक है। ये 3 MQ आ गया, इसका मतलब है ये घनाभाकार जो टैंक है उसका आयतन आ गया। हमको पता है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा जो आयतन है वो हो जाएगा 3000 लीटर। दर कितनी है, 20 लीटर पर मिनट। अगर 20 लीटर पर मिनट निकल रहा है तो इसका दे देंगे इसमें भाग, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा 150। इसको इस पे काटने पे ये आ जाएगा 150। ये क्या है, ये मिनट है, ठीक है। जब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि अनावसानी आवर्ती संख्या जो कि 0.123 दे रखी है, जिसमें 3 पे बार है को लिखना है। आपको पता होगा कि जिस पे बार होता है उतने नीचे 9 लिखे जाते हैं, जिस पे बार नहीं होता है उतने 0 लिखे जाते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 123 माइनस जितने पे बार नहीं है, यानी 1 2 पे बार नहीं है तो 12 लिख लिया यहाँ पे, और कितने पे बार है उतने 9 नीचे लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है उतने लिखते हैं 0, ठीक है। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37/300, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 50 पैसे के 16 सिक्के का मूल्य किसके बराबर है। सिर्फ ऑप्शन चेक करेंगे, मूल्य देखते हैं। सबसे पहले 50 पैसों का जो 16 सिक्के हैं उनका है 800 पैसे, तो बस ऑप्शन चेक करते जाएंगे। 1 रुपये के 4 सिक्के तो 400 पैसे हो गए, प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 600 पैसे हो गए, ये तो 1000 पैसे हो गए। लेकिन हमको क्या बताना है कि 800 पैसे किस में आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन उठाएंगे। 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 6 रुपये मतलब 600 पैसे। 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। जब 200 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
पैसे। देखिएगा स्टार्टिंग में भी 800 पैसे आ रहा था, ये भी 800 पैसे आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपना ऑप्शन सही है, जिसका मूल्य बराबर है किसके, इस ऑप्शन के मूल्य इसका बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको आपको लिखना है निम्न में से, इसको क्या लिखना है, सही अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिएगा इसका जब इसमें भाग देंगे, आपको सिर्फ भाग दे के देखना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 2 में 7 का, तो ये आ जाएगा 0.285 के समथिंग। उसके बाद देंगे 3 में 13 का, तो ये आ जाएगा 0.23 के समथिंग। और उसके बाद देंगे हम 5 में 6 का, तो ये आ जाएगा 0.83 के समथिंग। इन तीनों को देखने पे हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है, वो कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो अवरोही पूछ रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी है, 0.83 वाली, यानी 5/6। तो 5/6 सबसे पहले इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद कौन सी है, ये वाली, यानी 2/7। तो 2/7 इसमें ही आ रहा है। उसके बाद है 0.23 वाली, यानी 3/13। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो गया, 5/6, 2/7 और 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसका मान बताना है, इस संख्या का पूरे का मान। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन इधर है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक सही 3/5 को, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -8/3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29/6। और जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को एलसीएम लेके 6 का, तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये 29 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/6 और यहाँ पे आ चुका है 8/5। अब लेंगे इन सब का एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -17/30। ठीक, प्लस के 17/30, प्लस के 17 आएंगे क्योंकि 65 क्या है, ज़्यादा है, जो कि प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन लास्ट, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिएगा जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो याद रखिएगा इन दोनों का क्या निकालना है आपको, HCF। HCF निकालने पर शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो जो भी HCF आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ देंगे, वही क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो याद रखिएगा इन दोनों का HCF निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 और शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी वो संख्या कौन सी है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि पूरे होते हैं। और अब हम करेंगे 2017 में आए हुए क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिएगा ये है जो 2017 में रेट हुआ था, जो लेवल 1 का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे मैथ के, उन मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे, सॉल्यूशन को, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और उनका कैसा सॉल्यूशन था। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा एक पेन का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान लीजिए x है, तो 12 पेनों का कितना हो जाएगा, 12x। मान लीजिए कि एक पेन का अगर विक्रय मूल्य 22 है, तो 16 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16/22। अब वो जिसने कह रखा है, सब कुछ क्या कह रखा है, 12 पेनों का क्रय मूल्य है वो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 पेनों का विक्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमको 22 निकल के आ जाएगा, 22 बराबर 0.75x। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP/CP, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CP लिख दिया, उसके साथ SP के साथ CP और उसके साथ नीचे CP लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25% की उसको हानि हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीमान X के पास एक निश्चित राशि है, उसके कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% ब्याज की दर से एक बैंक में जमा कराई है। प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यही 2 वर्षों के बाद कुल राशि है वो इतने प्राप्त होती है, तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। देखिएगा, तो मानते हैं कि राशि के 2 हिस्से में एक x है एक y है। वो कह रहा है कि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो प्रथम का 1/4 शेष के 1/5 के बराबर है। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना है, दे रखा है
2500 रुपये। तो हमने क्या किया है, इस ब्याज को डायरेक्ट निकालने की कोशिश की है। देखिएगा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया है PTR/100, ठीक है। पहले में लगाया देखिएगा PTR/100 और PTR/100 दोनों का योग कितना है, ब्याज है वो 2500 रुपये है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से समीकरण जो बाई है का मान डालने पर, तो जब बाई का मान डालेंगे तो ये x का मान निकल के आ जाएगा। वो x का मान कितना आ गया, 5000 रुपये। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, x प्लस बाई यानी 5000 प्लस 6250 यानी टोटल मिला के 11250 राशि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 कि पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि जो पुराना मिश्रण है उसमें शर्करा कितनी है, 40/100 गुणा 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 1.2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है वो कितना है, टोटल में से अपन घटा देंगे 1.2 को, यानी शेष पानी है वो कितना है, 1.8 लीटर है जो कि पानी है, बाकी कितनी है शर्करा। तो नए मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा, 1 लीटर और पानी मिला दिया तो यानी 1.8 में हम और 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल पानी हो गया 2.8 लीटर। अब शर्करा का प्रतिशत निकालेंगे तो शर्करा ऊपर लिख दी, नीचे पानी लिख दिया, ठीक है। और ये पहले से ही था, ये अब का पानी है, दोनों को जोड़ देंगे और इसका दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 30%। यानी अब इस टाइम जो शर्करा का प्रतिशत है मिश्रण में वो कितना है, 30%। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर हैं, x और y के मान बराबर हैं। तो देखिएगा तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसीलिए 2x + 5y = 150 समीकरण नंबर फर्स्ट और 4x + y = 75 समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया है कि समीकरण फर्स्ट से 2 का गुणा कर दिया है और उसमें से समीकरण सेकंड को घटा दिया है। तो इससे हमारा x का मान निकल के आ जाएगा 12.5। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रश्न है वो गलत है, क्योंकि जो ABCD समांतर चतुर्भुज है तो 75 और 150 कोणों का योग 180 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके जो समकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिएगा क्रय मूल्य प्रति पेंसिल 10/11 है और विक्रय मूल्य प्रति पेंसिल 11/10 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे देंगे और क्रय मूल्य का ही दे देंगे भाग। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया और क्रय मूल्य का दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 21% निकल के आ जाएगा। क्या हमारा निकल के आ जाएगा, लाभ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिएगा x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 125/126 है। तो x बराबर है, आपको सॉल्यूशन करना है इसका। देखिएगा इसको इस प्रकार से लिख लिया है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया है, सबका LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 105 90 56/126। इसको सॉल्व करने पर ये आ जा रहा है 377/126। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, थीटा आपको निकालना है और ये आपको पता होगा किसी भी चाप द्वारा पर्दी में जो कोण बनता है वो आपस में कैसे होते हैं, किसी चाप द्वारा एक ही ओर बने वो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो इसीलिए ये भी कितने का हो जाएगा, 40 और ये 85 का दे ही रखा है, ये 40 का हो गया। तो थीटा आराम से निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 85 + 40 + थीटा = 180। तो यहाँ से 180 निकल के आ रहा है, थीटा कोण निकल के आ रहा है हमारा 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रगति को नहीं दर्शाता है। तो याद रखिएगा गणित का सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये बात गलत है। व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि गणित की भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये बात सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है, ये भी बात सही है। संख्या, स्थान और मापन आदि गणित के आधार हैं, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 था जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की उन्नति वृद्धि देश की समता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य पर आधारित है? तो ये सामाजिक मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कथन कहने वाले थे वो थे नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक ऐसी योजना को यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य शिक्षण के तय हो सके। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निदानात्मक आकलन। क्योंकि क्या हो रही है, देखिएगा, प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता अनुसार भविष्यवाणी की जा सके, भविष्य की बात कही जा सके, तो ये निदानात्मक आकलन में होता है, जिसमें कि बच्चे की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है? वो कह रहा है कौन सी है जो कि अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है। तो पहले को देखते हैं, विद्यार्थी की अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना, ये तो गलत है। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों की समझ अथवा चर्चा में व्यस्त हैं तब उनको सुनना, तो ये भी नहीं है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, तो ये भी बात गलत है। और विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये बात सही है। अंक ग्रेडिंग अगर आप प्रदान कर रहे हो तो ये अनौपचारिक में नहीं आएगा। ये किस में आएगा? ये औपचारिक में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली का उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देते हैं। इस शब्दावली को जाना जाता है, इसको शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103 कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? सही नहीं दर्शाता है। गणित के विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। गणित विषय के मस्तिष्क में तर्क की आदत और बनाने के मार्ग हैं, ये भी बात सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गलत है। गणित एक अमूर्त विज्ञान ही है। और चौथा देखिएगा कि गणित की संख्या एक संख्या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल गणित को संख्या और स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्या को हल करने के लिए दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गणित की विषय वस्तु का विश्लेषण नहीं, गणित की में त्रुटि विश्लेषण, बिल्कुल त्रुटि विश्लेषण इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखिएगा कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रस्तावना। ध्यान आकर्षित करने के लिए जो स्टार्टिंग में की जाती है वो प्रस्तावना ही होती है। 1 से 6 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। देखिएगा गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये बात तो सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, ये बात भी सही है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। और गणित का पाठ्यक्रम गणित के अध्यापक की सहमति से आवश्यक नहीं मानता, तो ये बात गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 4 ये जो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 1 से 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियों जानने की अच्छी विधि नहीं है? देखिएगा वो कह रहा है कि जो विधि है वो कैसी नहीं है? अच्छी नहीं है। तो विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न पूछना, ये बात तो सही है। मौखिक कार्य करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका में विश्लेषण करना, तो ये भी बात सही है। लेकिन विद्यार्थियों की तुलना करना कि तुझ पे कम आता है या तुझ पे ज़्यादा आता है, ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के तुगुना छोटी संख्या के विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर है,
तो छोटी संख्या किसके बराबर है? तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं कि जो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या है वो क्रमशः x और y हैं। तो प्रश्न के अनुसार 3x इक्वल टू हो जाएगा 4y प्लस 3 और 5x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, जो पहला समीकरण उससे 5 का गुणा और समीकरण 2 से 3 का गुणा, जिससे हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस 15x इक्वल टू 20y प्लस 15 माइनस 21y माइनस 3। यहाँ से हमारे पास y बराबर 18 आ गया। तो वही पूछ रहा था वो हमसे कि छोटी संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या y थी जो कितनी है, 18 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 कि कौन सी जो संख्या है ये दे रखी है हमें 7, 6, 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो देखिएगा 7 का स्थानीय मान ये 7 लिख लिया, उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 लिख ली, उसके बाद 6 को देखा 6 को लिख लिया, उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 लिख ली, उसके बाद 9 को देखा और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा। जब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। सिर्फ आपको स्थानीय मान पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 110, निम्नलिखित भिन्न को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। वो कह रहा है कि मध्य में कौन सी आएगी। तो सबसे पहले ये जो दे रखी है भिन्न आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। तो देखिएगा भाग देते हैं इसमें, जब 1/3 का भाग देंगे, 1 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.33। ये तो पहले से ही दे रखा है। जब 3 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.30। 33% का मतलब होता है 0.31। इसी प्रकार से इसमें भाग देने पर ये आ जाएगा 0.303। तो इससे हमको पता चलता है कि जो आरोही क्रम है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसमें जो मध्य में जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 31%, यानी जो 0.31 था वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 111, ये जो दे रखी है उसमें आपको बताना है कि x और y के मान बराबर हैं। तो आपको चेक करना है हर बार, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये मान इसमें रखते हुए देखते चलते जाना है, जिससे जो भी आपका आंसर मैच खाएगा उसको आंसर लगा देंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा जब इसमें ऑप्शन नंबर 3 को हम फिट करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि श्री x के पास 55,600 रुपये हैं, उसमें से एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 एक संस्था में दान कर दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और केवल 1/3 प्राप्त किया। अब x के पास धन कितना है। तो देखिएगा सबसे पहले उसका जो धन था उसका 8 गुना राशि कर देंगे अपन। तो 8 गुना कितना हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। संस्था को दान करने के पश्चात बची हुई राशि, इसमें से उसने इतनी दान कर दी तो उसके पास इतनी बची, अतः उसका जो 1/3 है वो कितना है, वो इतना है, ठीक है। तो 1/3 उसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो 1/3 उसकी राशि बचती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष कोण का मान बराबर है। तो आपको पता होगा जो प्रत्येक बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण आपको पता होगा कि बहिष्कोण निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो है 360 बट्टे भुजाओं की संख्या, ठीक है। अब वो बहिष्कोण ही पूछ रही है तो 360 में क्या करना है अपन को, भाग देना है 9 का। बस 9 का भाग देने पे अपन को पता चलेगा कि x बराबर आ जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे 114 की तरफ कि एक वर्ग का परिमाप इतना है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई है वो इतनी है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है आपको ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा है और ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने परिमाप दे रखा है, ठीक है। जो नहीं दे रखा है उसको हम मान लेंगे। यहाँ पे उसने आयत की लंबाई दे रखी है और पूछ क्या रहा है हमसे, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो यानी सबसे पहले हमको यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा हमने ए मान ली है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को मान लिया है एल और चौड़ाई को मान लिया है बी। अब देखिएगा उसमें लंबाई उसने 81 दे रखी है पहले से ही। तो हमने क्या किया कि 1 से 44 परिमाप दे रखा है किसका, वर्ग का, यानी 4 गुणा भुजा जो होता है वो 144 दे रखा है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, भुजा निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी भुजा निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई, 36। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, a²
आयत का क्षेत्रफल कितना है, एल गुणा बी, आपस में दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, बी निकल के आ जाएगी, जो कि कितना है 16, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणा 36 गुणा 36 कर देंगे, इसमें भाग कितने का देंगे 81 का, जो कि दे रखा है उसने एल का इसमें भाग दे देंगे तो बी निकल के आ जाएगा, बी आ गया 16। हमको पता है एल पहले से ही दे रखा है 81, बी हमने निकाला है 16, जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी परिमाप दे रखा है वर्ग का, तो वर्ग से हम वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों को आपस में बराबर कर देंगे, बस सूत्र लिख देंगे जिससे कि हमारी चौड़ाई आ जाएगी और लंबाई में से फिर चौड़ाई को घटा के हम ऑप्शन नंबर 3 को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 है जो कि अच्छा क्वेश्चन था कि मसप इन दोनों संख्याओं को निकालना है जो कि इसके बराबर है। ठीक है, x प्लस वाई अगर 7 है तो x माइनस वाई हमको प्राप्त करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका और इसका आपको निकालना है मसप। आपको पता होगा मसप किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये मसप आएगा यानी HCF आ गया हमारा 24। तो ये जो संख्या है उनका जो समीकरण बनेगा उसके बराबर हमने 24 और रख दिया, जहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण बनेगा 43x माइनस 17y इक्वल टू 1 और x प्लस वाई बराबर 7। इन दोनों को समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास जो x बराबर है वो 2 है और y बराबर 5 आता है, जहाँ से हम x माइनस 22 करने पर जो आता है आंसर वो आता है -3, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करना है जिसमें इन दोनों का मसर करना है, इसको इसके बराबर रखना है और दूसरा समीकरण दे रखा है, दोनों को सॉल्व करना है जहाँ से x y के मान आ जाएंगे और उनको x माइनस 22 करके आंसर तक पहुँचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 116। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित एक ही परीक्षा में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, देखिए जब ये चीज़ आने लगी ना आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, तो वहाँ पे क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। तो बस इनका HCF निकाल लेंगे, इस प्रकार से आपको पता होगा HCF निकालते हैं, इनका आपस में गुणा किया तो ये आएगा 15। 15 क्या है, एक कक्षा में अधिकतम बैठाए जा सकने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। लेकिन वो कह क्या रहा है कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, देखिए न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे, तो 60 में भाग देंगे 15 का, 105 में देंगे और 135 में देंगे, जिससे ये जो संख्या आ गई टोटल 20 आई है, वो क्या है, न्यूनतम संख्या है जो कि बिठाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो संख्या है वो कितनी है, 20 है, जो कि कमरों की संख्या है। अगला क्वेश्चन 117, नीचे दिए गए देखिएगा, दिए गए त्रिभुज ABC में AP है वो BAC का समद्विभाजक है, तो फिर AQ BC पर लंब है, तो PAQ आपको ज्ञात करना है। PAQ मतलब ये वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो उसने दे रखा है कि ये जो है वो क्या है, समद्विभाजक है इन दोनों का। तो समद्विभाजक में हमने मान लिया इसको बाई, तो ये भी बाई हो जाएगा। अब देखिएगा इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इन तीनों कोणों का योग सबका कितना हो जाएगा 180। तो क्या करेंगे हम 2 प्लस 75 प्लस 35 इक्वल टू 180, यहाँ से हमारा जो बाई है वो निकल के आ जाएगा 35। अब हमको ये पता चल गया कि ये कितना है 35 है और ये भी कितना है 35 है। तो अब लेंगे इस त्रिभुज को, ठीक है, इस त्रिभुज को लेंगे जिसमें ये कितना है 35 है, ये अपन को पता है 75 है, ये 35 है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो 35 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, तो देखिएगा x निकल के आ जाएगा, x आ गया यहाँ पे 70, तो ये 70 हो गया, ये 35 हो गया और ये भी कितना हो गया 35। अब हमको निकालना है PAQ, यानी ये वाला कोण निकालना है PAQ। इसमें से हमको ये मिल चुका है, x है वो 70 का है, ठीक है। ये जो टोटल है, देखिए ये हमने जो टोटल निकाला था वो कितना है 35 है, लेकिन हमको सिर्फ ये निकालना है। तो मान लीजिए मैं इसको T मान लेता हूँ, ठीक है, ये 90 है, जब ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ मैं, देखिएगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज AQP में देखते हैं तो T प्लस 70 प्लस 90 इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ से हमारा जो T है वो निकल के आ जाएगा
टी आ जाएगा यहाँ से निकल के 20। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस कोण पूरे का मान निकाला, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये 35 है और ये 35 है। इससे हमको ये पता चल गया कि जब इस कोण को जब इस त्रिभुज को हमने देखा है, इस वाले को, ठीक है, इससे हमको क्या पता चल गया, x का मान पता चल गया। यहाँ पे ये 90 दे रखा है तो ये भी 90 हो गया। तो फिर हमने ले लिया इस त्रिभुज को, इसके भी तीनों कोणों का मान 180 करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि t बराबर है वो 20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः B और C के समद्विभाजक हैं, याद रखिएगा। तो BOC ज्ञात करना है, यानी BOC ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, निकाल लेते हैं, विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो कोण ए कितना है, 40। ठीक है, और B और C, तो कोण B और C में से 140 को घटा दिया 180 में से, तो ये आ जाएगा 140। यानी B और C यानी इस कोण का और इस कोण का मान कितना है, 140 है। बट उसने दे रखा है कि ये जो OB और OC हैं वो क्या है, समद्विभाजक हैं इन कोणों के। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों में भाग देते हैं 2 का। तो इसमें भी भाग हमको 2 का देना पड़ेगा, तो इससे आ गया 70। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं त्रिभुज BOC की, इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा आधा हमको प्राप्त है, ये भी आधा प्राप्त है, ये निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये आधे आधे हमारे पास हैं ही। देखिएगा कोण BOC और ये दोनों जो आधे हैं उनको ले लिया है बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहाँ से हमारा जो BOC है वो निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। यानी क्या किया है हमने कि इसको आधा ले लिया और इसको आधा ले लिया और इसको पूरा ले लिया, बस BOC निकालना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 के बराबर रख दिया, बस वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, चतुर्भुज ABCD भुजा BA और DC को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अनुसार जो हमारा जो कथन है सत्य है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी x + y बराबर a + b। यानी x + y यानी इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो वो a और b के बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि ये आपस में कैसे हैं, एकांतर कोण, यानी b बराबर क्या हो गया y, और ये आपस में कैसे हैं बराबर, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, a हो गया। बस इनको आपस में जोड़ दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत है वो इतना बढ़ जाता है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि जो कक्षा में बाकी सभी छात्र हैं उनके अंकों का योग है x, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर पूरा योग x है, अगर उसमें 108 को और जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अगर उसमें n का भाग दे दिया जाए और उसमें से जो संख्या दे रखी है कितनी 98, उसमें अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए और उसमें से अगर n का भाग दे दिया जाए, तो जो इनका अंतर है वही तो कितना है 1/5 आ रहा है। वो क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन में कि इसके बजाय इस संख्या को अंकित किया जाता है, इस त्रुटिवश कारण औसत अंक कितना है वो इतना बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वो ही बढ़ा हुआ मान प्राप्त होगा। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी n का मान आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 2017 का मैथ का पेपर था उसके 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब करते हैं 2015 में जो पेपर हुआ था L1 का, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस आए थे, उन 30 क्वेश्चन मैथ के को देखते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें जो L1 में जो क्वेश्चंस आए थे मैथ के, उनको देखेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि 144 पेनों पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा अभिष्ट हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि कितने की होगी 6 पेनों की, 144 पेन बेचने पर, ठीक है। तो 144 में 6 को जोड़ देंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4%। देखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी जो अनुवाद था उसमें अंतर था, इसके कारण इसको बोनस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 12वां नंबर कि 3 संख्याओं का औसत इतना है,
यदि पहली दो संख्याओं का औसत 4 और तीसरी संख्या क्या होगी, आपको देखना है। देखिएगा, मान लीजिए कि 3 संख्या का मान है वो कितना है, इतना है, ठीक है। तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो 3 संख्या है उनका गुणा कर देंगे और इसमें जो 2 संख्या बची हैं शेष, उनका जो औसत है 4, उनका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये जो निकल के आएगा वो जो तीसरी संख्या है वो 13 निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा औसत होता है वो होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने एक कार इतने रुपये में खरीदी और इतने में बेच दी, तो कार का प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिएगा, SPA CPA, इसमें से इसको घटा देंगे और CP को रख देंगे नीचे, क्योंकि आपको पता होगा लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बस वही करना है आपको। यानी देखिएगा, इसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया और क्रय मूल्य को जब नीचे लिख देंगे और 100 का कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 39.2%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज है वो 1080 हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला रखना है PTR/100। ब्याज दे रखा है तो सबसे पहले ब्याज लिख लेंगे, ठीक है। मूलधन 3000 रुपये, टी अपन को निकालना है, ये 12% दे रखा है और नीचे 100 दे रखा है। बस इसको सॉल्व करना है, टी पे मान निकाल देना है, तो टी कितना आ जाएगा 3 साल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको PTR/100 फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। देखिएगा कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज है, उस धन का 2/5 हो जाता है। तो देखिएगा, ये टोटल धन था, ठीक है। ब्याज कितना है 2, ये मूलधन अगर 5 मान लें, ब्याज अगर 2 मान लें जो कि दे रखा है, टाइम ये दे रखा है, तो क्या निकालनी है, दर ज्ञात करनी है, तो PTR/100 लगाना है, ठीक है। जिसमें ब्याज दे रखी है 2, P 5 है, T 10 है, R निकालनी है बट्टे 100। बस यहाँ से R निकाल लेंगे, R कितनी आ जाएगी 4% आ जाएगी, यानी PTR/100 लगाना है आपको, जिसमें आपको मानना है कि ये कितना है, मूलधन है नीचे वाला और ऊपर वाली ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 96 कि 2 सरल रेखाएं जो कि AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं, यदि AOC 50 है, देखिएगा AOC ये वाला अगर 50 है तो BOC ये अपन को ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा ये आपस में कैसे हैं, रेखिक कोण युग्म है, तो ये 50 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 का, क्योंकि सरल रेखिक युग्म कोणों का मान कितना होता है 180, इसलिए 180 में से जब 50 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। देखिएगा कि दी गई आकृति में BAC ये वाला 30 है, ABC 50 है, ABC 50 है ये वाला, और CDE 25 है, CD ये वाला 25 है, तो AED तो हमको वो ज्ञात करना पड़ रहा है AED ये वाला, ठीक है। अगर ये ज्ञात करना है तो हमको ये कोण पता होना चाहिए, तो बस यही कोण पता करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, जिसमें ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 30, यानी 80, तो ये कितने का बचा, ये 100 का बचा, ठीक है। यानी ये कितने का हो गया 100 का। अपन को पता है ये क्या है, रेखिक कोण युग्म में, जब ये 100 का हो गया तो ये कितने का हो जाएगा, 180 में से 100 को घटा देंगे तो 80 का, तो ये जो कोण है ये आ गया हमारा 80 का, ठीक है। ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। ये 25 का, ठीक है, ये मैंने अभी निकाला है 80 का, और ये कितना ई हमको पता नहीं है, तो इसको x मान लो, बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ठीक है। ये हमने निकाला है 80 का, ये दे रखा है और ये हमने को निकालना है, तो यहाँ से हमारा जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 75 डिग्री का, यानी ये वाला जो कोण है वो हमारा आ गया 75 डिग्री का। अब देखो इसको, ठीक है, और इसको, ये आपस में कैसे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में रेखिक कोण युग्म, ठीक है। तो ये हमने 75 का निकाल ही लिया है, इसको निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 75 + P = 180, क्योंकि रेखिक कोण युग्मों का मान 180 होता है, तो यहाँ से हमारा जो P है वो निकल के आ जाएगा 105, और वही हम P है वही तो क्या है AED है, तो यही क्या हमने P माना था, ये निकल के आया 105, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
98 देखिएगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये एक थ्योरम होती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव एक तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिएगा 99 नंबर, किसी आयताकार खेत का विकर्ण इतना दे रखा है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण इतना है, परिमाप इतना दे रखा है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बट्टे 2, जिसमें एस होता है वो अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया 40 बट्टे 2 यानी 23 मीटर, और उसने दे रखा है डी डायगोनोमीटर पहले ही दे रखा है। तो हमने एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में जब मान रख दिया, ये विकर्ण का मान है और ये अर्ध परिमाप हमने निकाला है। सूत्र में रखने के बाद ये आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 वर्ग मीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था, तो आपको पता होगा हॉगवैन ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों का आयतन है वो ये है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा घनों का आयतन है वो ये दे रखा है, तो घनों की भुजा का अनुपात है वो कैसे आ जाएगा। आयतन आपको पता होगा एक ही होता है, ठीक है, ये आयतन होता है, जैसे कोई आयतन होता है, ठीक है। जब ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका कर देंगे आयतन का √3, ठीक है। तो वही इसका किया है हमने, ये करने पर आ गया 3:4। अब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनुपात में लिखेंगे तो 6 कट जाएगी, तो फिर क्या बचा, भुजा स्क्वायर। तो वही कर दिया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 9:16। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 की गणित विज्ञान है, कैसा विज्ञान है, तो गणित है वो स्थान का विज्ञान है और ये गणनाओं का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों ही सही थे इसके। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित मानसिक क्रियाओं को बढ़ाता है, यही इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सही है, आपको देखना है कि सही कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर है उद्देश्य का। नैदानिक परीक्षण होता है वो कमियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण ग्रेड देने में, बच्चों की वर्गीकरण में, बच्चों को अंकन करने में, इस चीज़ में काम आता है, ठीक है। तो यही अंतर है, उद्देश्य अलग अलग हैं दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य जीवन की गतिविधियों में गणित सर्वाधिक उपयोगी है, वह है, तो देखिएगा सामाजिक में भी उपयोगी है और आर्थिक में, सबसे ज़्यादा आर्थिक में है, अगर और सामाजिक में भी है। तो ऑप्शन नंबर इसके 3 और 4 दोनों ही माने गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आर्थिक ज़्यादा अच्छा रहता अगर आंसर बनता तो एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। देखिएगा ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसमें उसने बताया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है, जिसमें पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है व्यवहारगत परिवर्तन। याद रखिए ये अधिगम अनुभव है, न कि अधिगम शिक्षण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये अधिगम अनुभव है या फिर अधिगम शिक्षण, तो याद रखिएगा ये क्या है, अधिगम अनुभव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है कौन सी है, सब तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट शिक्षण प्रणाली होती है, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी क्या है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं है, कौन सा है, तो योजना बनाना बिल्कुल है, मार्गदर्शन शिक्षण, लेकिन बजट बनाना ये अध्यापक के संदर्भ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 11, इसको सॉल्व करना है, तो वही बोर्ड मास लगाना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिएगा ब्रैकेट के ऊपर 0 लग रही है, इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो उसका मान कितना आना है, 1 आना है। तो याद रखिएगा इसका मान कितना आ गया,
सॉल्व करेंगे सबसे पहले -7, तो जब -7 को भी सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये 4 - 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 का भाग दे देंगे, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में भाग देंगे 1 का, तो वो कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। तो यानी 4 - 1 + 9 + 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या इसमें 5 का भाग देने पर शेष बचेगा। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की संख्या में सबसे पहले जैसे 98, इसमें 4 का भाग देंगे। तो जब अपन 4 का भाग देंगे तो देखिएगा 4 दूनी 8, 18 बचा। 18 में जब 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी 4 चौक 16, तो कितना बचा, 2 शेष बचा। बस इस जो 2 शेष बचा है उसी को घात लगा देंगे 3 की, तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में भाग देंगे 5 का, तो शेष क्या बचेगा, एक बार भाग जाएगा तो 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। बस वही आंसर लिख देंगे कि शेष कितना है, 4। यानी सबसे पहले आपको इस 98 में 4 का भाग देना है, जो शेष बचता है उसी को घात बना देना है 3 की, फिर उसमें भाग देना है 5 का, उसके बाद जो शेष फल आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो बस आपको देखना है कि सब में 1-1 का अंतर है, जब सभी में अंतर समान हो। याद रखिएगा, जब सभी भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान हो तो जो सबसे छोटा अंश होता है ना वाली भिन्न होती है वो सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसमें सबसे छोटी भिन्न है वो 10/11 है। नेक्स्ट है कि 10,000 और 10 इकाई और 10 दहाई बराबर है। तो देखिएगा 10,000 तो 10 का गुणा 1000 से कर दिया, 10 इकाई तो 10 का गुणा 1 से कर दिया, उसके बाद 10 दहाई तो 10 का गुणा 10 से कर दिया, सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कि 10 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि मानना है कि घंटों की संख्या कितनी है, x है। तो प्रश्नानुसार दे रखा है कि x घंटों में सेकंडों की जो संख्या है वो 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हमने x रखा जो कि घंटे हैं, ठीक है, उसके बाद 60 को रखा, ठीक है, और 60 का इसमें गुणा कर दिया। उसका कारण क्या है, देखिएगा जो हमने x घंटे लिए हैं उसमें 60 मिनट और उसमें भी कितनी 60 सेकंड, ये 10 दिन हो गए। 10 में 24 घंटे और उसमें भी 60 मिनटों को लिया है, क्योंकि उसने कहा है मिनट के बराबर है। बस x का मान ज्ञात कर लेंगे तो वो आ जाएगा 4 घंटे। आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना था और कुछ नहीं था उसमें। ये दे रखा है कि मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। जब इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे 8 को और 0.16 को तो यह आ जाएगा 1.28। इसी प्रकार से इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.72। आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर बन गई 2, उसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है, आपको सही देखना है कि कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या होती है वो जैसे 16 है वो क्या है 15 से बड़ी है, लेकिन अगर माइनस चिन्ह लगा दिया जाए ना तो जो माइनस की संख्या और छोटी वाली होती है वो बड़ी हो जाती है जो बड़ी वाली संख्या है उससे। तो याद रखिएगा, जो -3 है वो -16 से बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 से और 18 से विभाज्य हो। तो ऐसी जो संख्या है वो क्या करेंगे, इस पूरी जो संख्या दे रखी है उनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना तो आप जानते होंगे, इकट्ठा करके ऐसा करके एलसीएम लेते हैं। तो बस उस एलसीएम का जो संख्या है उनका आपस में गुणा करेंगे। देखिएगा इसका एलसीएम कितना आया 180। तो 180 में इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जब इस एलसीएम को हमने देखा, जब इसके गुणनखंड किए तो देखिएगा एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। तो एक जोड़े की कमी है, वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग बनने के लिए 2 जोड़े होने चाहिए। तो एक एक जोड़ा तो बन गया, तो इसमें भी एक जोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 5 का गुणा करने की ज़रूरत है। देखिएगा इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 900। तो यानी ये 900 संख्या है वो कैसी है, सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और इनसे सभी से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्त क्या है। आपको लघुत्तम समावर्त देखना है। देखिए जब भिन्नों का जो पूछा जाता है ना
तो अंशों का तो वही निकाला जाता है जो पूछा जाता है, और हरों का हमेशा विपरीत निकाला जाए। जैसे इसमें लघुत्तम समावर्त पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो अंश हैं उनका तो निकालेंगे अपन एलसीएम, और इसके जो हर हैं उसका निकालेंगे HCF। बस यही अंतर होता है इनमें। देखिएगा भिन्नों में यही चल रहा है कि लसअप कैसे निकालेंगे, तो अंशों का तो लसअप और हरों का मसअप। तो अंशों का लसअप इनका निकाला तो 20 आया, मसअप निकाला तो 3 आया। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर 20/3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा मान लीजिए कि वो संख्या है x r अनुपात मान लेंगे तो 3x संख्या हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। तो लसअप कितना है 3x और 4x यानी 12x हो गया। अतः प्रश्नानुसार जो 12x है वो किसके बराबर हो गया 84 के। तो x का मान कितना आ गया 7। इससे हमको ये पता चलता है कि अभिष्ट जो बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी 4x। तो x का मान जब पता है तो 7 से कर देंगे गुणा 4 को, तो हो जाएगा 28। यानी जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है 28 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पेपर को कर चुके हैं। अब करेंगे हम 2012 में जो पेपर हुआ था उसके जो लेवल 1 के जो मैथ के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिएगा ये जो 2012 का पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो मनोरंजक और खेल खेल में ये तरीका होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी सीख सकें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। तो लाभ हानि में बिल्कुल हो रहा है, सब्जियां खरीदना उधार लेना, लेकिन साइकिल चलाने में डायरेक्ट रूप से गणित का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदें लगाते जा रहा है। उसी खेल में मोहन है वो एक तालिका बना रहा है। ठीक है, देखिएगा मोहन तालिका बनाता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो बच्चों के इस कार्य के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। क्योंकि राम क्या कर रहा है, सिर्फ उनको बॉलों को लगाते जा रहा है, बट मोहन सारणी बना रहा है, इसलिए मोहन गणित कर रहा है और राम सिर्फ खेल रहा है। 94 देखिएगा कि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। जानने के लिए कि गणित किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। आपको पता होगा सबसे बेस्ट होता है निदानात्मक तरीका, जिसमें कमजोरियों को ढूंढा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास से। आपको पता होगा कि गणित में सबसे ज़्यादा जो अभ्यास कर लेता है वो क्या है, गणितीय गणना है, आराम से कर सकता है। आपने बनियाओं को देखा होगा कि वो आप सौदा लेने जाते हैं तो बिना पेन उठाई बहुत सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर रखा है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभ्यास हो चुका है उनको, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रॉजर वेंकन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे किस गुण का विकास होता है। तो याद रखिएगा आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषण सोच का होता है, यानी उपरोक्त सभी का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक गणित का जो दिया जाता है, व्यवहारिक गणित सिखाया जाता है बच्चों को, जैसे संख्या स्थान गणना के व्यवहारिक ज्ञान दिए जाते हैं प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत में निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। देखिएगा अगर सामान्य से अगर आप विशिष्ट की ओर चल रहे हैं तो आप निगमन विधि में आएंगे, जिसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स उसके बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो सूत्र और नियमों की सहायता हम निगमन विधि में लेते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए ये सामने माचिस की डिब्बी है, अगर आपने देखी होगी तो 4 तल साइड वाले और 2 तल ऊपर नीचे वाले, तो टोटल हो जाते हैं 6 तल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये मेरा ये फ़ोन है, उसमें ये तल है पूरा, इस तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी भी खींच सकते हैं आप। तो कितनी खींच सकते हैं, अनंत, ऑप्शन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनमें बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको देखना है सही कौन सा नहीं है। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, तो ये भी बात सही है। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ये बात तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन इतना है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। अब दे रखा है कि 1 लीटर का वजन इतने मिलीलीटर है, तो 100 मिलीलीटर घन का वजन कितना हो जाएगा, इतने ग्राम। तो फिर 700 का निकालेंगे तो एक नियम से 1 का निकालेंगे तो इसको इसके नीचे पहुंचा देंगे। अब निकालना है 700 का, तो 700 से कर देंगे गुणा, जिससे हमारा निकल के आ जाएगा 637 ग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ एक नियम लगाना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा कि एक आयताकार मैदान का परिमाप इतने किलोमीटर दे रखा है, तो इसकी चौड़ाई इतने मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है। तो आपको पता होगा कि आयताकार मैदान होता है, उसका जो परिमाप होता है, उसकी सूत्र होता है लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये 1 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चौड़ाई का मान यहाँ पे रख देंगे जो कि 200 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 200 मीटर लिख लिया। ये जो 2 है उसको इसमें भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, यानी अब हमारे पास बचा लंबाई प्लस 200 मीटर इक्वल टू 500 मीटर। तो इसका मतलब जो लंबाई है वो कितनी है, 500 में से 200 घटा देंगे, यानी 300 मीटर। ठीक है, वही अपनी आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। वही दे रखा है, देखिएगा इसमें क्या किया है उसने, इसकी चौड़ाई है जो दे रखी है। ठीक है, x मीटर लंबाई मान ली है, परिमाप 1000 मीटर हो गया है, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर, इसलिए लंबाई x मान ली। सूत्र लगा दिया है डायरेक्ट, उसमें उसी फॉर्मूले में ये सब कुछ रख दिया है। अगला क्वेश्चन जो कि 106 है कि किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो देखिएगा वही MDH वाला फॉर्मूला है, वही MDH वाला फॉर्मूला लगाना है। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, मैन M4 मैन D4 डे H4 आवर। तो देखिएगा 2 मजदूर 8 दिन, तो 2 मजदूर 8 दिन। ये कह रहा है 2 दिन पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो 2 दिन में करना है। ठीक है, पहले कितने मजदूर थे, 2 मजदूर तो पहले ही थे। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कितने मजदूरों की आवश्यकता है, तो 2 से इसको काटेंगे। ठीक है, और इसको इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6, यानी अभी उसको कितने की ज़रूरत है, 6 मजदूरों की और आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 कि राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा में 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चा शिक्षा के औसत मासिक खर्च अधिक और कितना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि राम के परिवार में बच्चों की जो शिक्षा का औसत मासिक खर्च है वो 450/3 यानी 150 रुपये है। मोहन के परिवार के बच्चों के औसत मासिक खर्च है वो कितना है, 450/5 यानी 90 है। तो अधिक खर्च किसने का है, कितना है, तो 150 में से 90 घटा दें, यानी 60 रुपये राम का है जो कि अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 60 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राम का है और कितना है, 60 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 160 है कि एक व्यक्ति की 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बट्टे 100। यहाँ से हमने पूरा मान रख दिया, यहाँ पे आ गया 9 रुपये जो कि क्या है, लाभ। अब देखिएगा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य प्लस लाभ, यानी 99 रुपये जो कि क्या है, विक्रय मूल्य। तो जो 99 रुपये है वो क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा कि 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज है वो 1% मासिक की ब्याज की दर से क्या होगा।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सरल ब्याज की दर होती है वो आपको पता, सरल ब्याज है वो किस प्रकार से निकाली जाती है ये आपको पता है, PTR/100। दर है वो 1% मासिक है तो वार्षिक क्या होगी 12%। बस इसको मान को रख देना PTR/100 में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो ब्याज है वो कितनी हो जाएगी 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ आपको एक मासिक को एक वार्षिक में चेंज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको देखना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य, ये देखिएगा डायरेक्ट सूत्र रख दिया है जिससे कि अपना आंसर जल्दी मिल जाए। तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि % गुणा विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूले में रखने पर आपके लिए जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100, यानी जो क्रय मूल्य है वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित भिन्नों में ये जो दे रखी है उसका आरोही क्रम ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, कैसे भी आप कर सकते हो इसको। भाग देने पर आपको पता चलेगा कि जो आरोही क्रम है उसमें सबसे जो छोटी है वो 1/3, उससे बड़ी है 2/5, उससे बड़ी है 3/4 और उससे बड़ी है 6/7, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। भाग देना है और कुछ नहीं करना। देखिएगा क्वेश्चन की संख्या जो ये दे रखी है का विस्तार रूप क्या है। तो देखिएगा इसका विस्तार रूप क्या है, 30 + 5 प्लस यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो 5/10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट से कितनी दूर है 7, 3 अंक दूर है तो 7 के नीचे भी क्या लिख देंगे 1000। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच खा रहा है, 30 + 5 + 5/10 बट्टे 7/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखना है आपको। ये जो संख्या दे रखी है उसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिएगा 90 + 9 + 0.9 + 0.009 + 0.00009। तो इसको जब आप जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 99.90909, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपके लिए जो मैच खा रहा है ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि संख्या इतने के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो इस प्रकार से इसके डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे जो कि हो जाएंगे अपने 7 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये कितना है 840। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम सामवर्त और महत्तम सामवर्त क्रमशः क्या होता है। तो जो लघुत्तम सामवर्त होता है वो होता है उन सभी संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। और जो महत्तम सामवर्त होता है कोई भी दो लगातार संख्या है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, उनका जो महत्तम समावर्त होगा वो हमेशा 1 होगा और जो लघुत्तम समावर्त होगा वो हमेशा ही, जैसे मान लीजिए मैं 2 और 3 को ले लूँ, इनका अगर लघुत्तम समावर्त निकालना है तो दोनों का गुणा कर देंगे यानी 6 आ गया। लेकिन महत्तम समावर्त करना है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका महत्तम समावर्त 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो कि है 116 कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान इतना है और इतना है। तो ये क्रमशः आपको क्या करना है बताना है, इन सभी में 5 के स्थानीय मान बताने हैं। तो देखिएगा इसमें जो 5 का स्थानीय मान है वो 5000 है, इसमें 5 का स्थानीय मान 500 है, इसमें 5 का स्थानीय मान 50 है और जो लास्ट वाली ये दे रखी है उसमें इसका स्थानीय मान 5 है। तो याद रखिएगा 5000, 500 और 5 और 50 और 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा कि एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष हैं वो इतने हैं, यदि पुरुषों की संख्या है वो इतनी है तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। सिंपल है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। 118 देखिएगा कि एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो इतनी है, यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। सिंपल है, देखिए कुछ है नहीं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या वो 642 है, विद्यालय में कुल कक्षाओं की संख्या वो कितनी है 6 है। तो फिर समान छात्र संख्या के कारण जो कक्षा में छात्र संख्या है वो कितनी है 642/6 यानी 107। तो कितनी है 107। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा कि
पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर? देखिएगा नहीं है, वो कह रहा है नहीं है, तो 25 गुणा जब 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 250 पैसे। आपको 250 पैसे हैं, वो कौन सा है जो ऑप्शन बराबर नहीं है वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 200 पैसे हो गए, ठीक है। 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का यानी 50 हो गया, प्लस 25 पैसे का एक सिक्का, तो यानी 275 हो गई। तो वो वही कह रहा है कि कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप 6 का भाग दे रहे हैं 4 में, तो छोटा है, नहीं जा रहा है, कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब जो भागफल है वो कितना है? 0। आपको पता है इन दोनों का आप गुणा करके ही तो नीचे लिखते हो, तो इन दोनों का गुणा करके आपने लिख दिया 0। 4 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। 4 क्या हो गया? शेषफल हो गया। ये क्या हो गया? भागफल हो गया। ये क्या हो गया? भाजक हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य। तो देखिए भाज्य हो गया 4, भाजक हो गया 6, भागफल हो गया 0 और शेषफल हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2012 का जो पेपर था मैथ का वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब करते हैं हम लेवल 1 में जो मैथ के क्वेश्चंस थे जो 2011 में पेपर हुआ था आरटेट, उसको देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे। और अगर अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप डिसलाइक भी कर देना, क्योंकि जिससे हमको भी पता चले कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेपर की तरफ। तो देखिएगा ये जो पेपर है वो 2011 का है। करते हैं इसको सॉल्व, जो कि आरटेट था। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 420337 है, और इसमें 35 है, इसमें 36 है, इसमें 36 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी तो यही होगी। अब इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, उसके बाद यहाँ 57 है और यहाँ पे 75 है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली। तो पहले नंबर पे ये आ गई, दूसरे नंबर पे ये आ गई, तीसरे नंबर पे इसी को आना पड़ेगा क्योंकि ये इससे छोटी है, और चौथे नंबर पे इसको आना पड़ेगा। अवरोही क्रम कह रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप देखिएगा कि सबसे बड़ी ये वाली, उससे छोटी ये वाली, उससे छोटी ये वाली और उससे छोटी ये वाली, यानी स द ब अ। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है कि 1 करोड़ बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा जब आप गुणा करते चलिए, आप पहले में मान लीजिए 100 है, 100 से आप 10 लाख का गुणा कर दीजिए 100 लाख का, 1 करोड़ तो 100 लाख के बराबर होते हैं। 100 के गुणा में आप 1 लाख का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? देखिएगा इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपको 1 करोड़ प्राप्त हो जाएगा। यानी सीधी बात है कि 100 लाख के बराबर होता है। जो 1 करोड़ होता है वो किसके बराबर होता है? 100 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखना है। तो देखिएगा 5 करोड़ कह रहा है तो हमने 5 को करोड़ लिख दिया, 9 लाख कह रहा है तो 9 लाख लिख दिया, 4,000 तो 4,000, 900 तो 900, 88 तो 88 को 88 लिख दिया, ठीक है। इन सब को क्या करना है? जोड़ना है, बस इन सब को जोड़ दो, ये संख्या आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 94, एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, इनमें से इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, तो शेष बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या। सिंपल, इसको और इसको प्लस करना है, जो भी प्लस आएगा उसको इसमें से घटा देना है तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा कुल संख्या क्या है? जो बच्चों की संख्या क्या है वो है कुल संख्या माइनस स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का योग। तो बस ये आ जाएगा 20,883, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 95 की तरफ चलेंगे, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः कितना है? तो देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको क्या करना है? शून्य में भाग देना है 60 का, क्योंकि छोटी है इसलिए नहीं जा रहा भाग, तो कितनी बार गया? 0 बार। इन दोनों का गुणा करने पर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो शेषफल कह रहा है सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य क्या होगा? 60 हो जाएगा भाज्य। तो भाजक
जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें भाग दिया जा रहा है ना, सॉरी क्रमशः पूछ रहा है ना, क्रमशः। तो सबसे पहले भाज्य, भाज्य मतलब वो है जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो 0 में भाग दिया जा रहा है। भाजक कौन है? 60 है। भागफल क्या आया? 0 आया। शेषफल क्या आया? 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 25 पैसे के 15 सिक्के किसके बराबर हैं? देखिए जब आप 25 को अगर 15 से गुणा कर देंगे तो ये जो निकल के आएंगे जो सिक्के, उनको अपन देखेंगे किसके पैसे के बराबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त चारों में से गलत कथन आपको देखना है। तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे अपन। 25 को 15 गुणा करने पर आपको 375 पैसे मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे, एक सिक्का प्लस 25 पैसे का एक सिक्का इक्वल टू 375। ये तो सही है। बी को देखते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के और 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे का एक सिक्का, ये भी 375 हो रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। 1 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के, ये भी 375 हो रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के, ये टोटल हो रहा है 350, यानी ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि आपको भिन्न देखना है। भिन्न इतने का आरोही क्रम आपको देखना है। तो सिर्फ भाग देते चलिए, भाग देने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इनका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ आरोही क्रम। 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 कि यदि 5 पेंसिलों का मूल्य इतना है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4×12 15/4, यानी 5 पेंसिलों का मूल्य 15/4 है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? इस 5 को इसके नीचे लिख देंगे। आपको पता है कि जो बराबर का चिन्ह है वो यहाँ पे है, तो ये 4 क्या है? नीचे उतर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 15/5 × 4। वो 2 पेंसिलों का पूछ रहा है। जब एक पेंसिल का इतना है तो 2 पेंसिलों को ज्ञात करने के 2 का कर देंगे गुणा। ये 2 आ गया, इससे ये 3 आ गया, 3/2 अपना आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी सही पूछ रहा है वो। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 100 में 720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 101 कि संख्या इतने और इतने का म सब पर ज्ञात करना है। तो देखिएगा अलग से इनको निकाल लिया, इसके गुणनखंड ये आ गए, अलग से इसको निकाल लिया, इसके गुणनखंड ये आ गए। अब दोनों में कॉमन देखते हैं तो सिर्फ 17 ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर अगर 17 है तो इसका HCF यानी मसअप अभी कितना है? 17 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर 2 की बात की जाए तो संख्या इतने इतने और इतने में तथा 35 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो देखिए जब LCM ज्ञात किया जाता है तो एक साथ किया जाता है, इन संख्याओं का आपस में क्या कर दिया जाता है? गुणा। तो ऐसा करने पर हमें प्राप्त होगा कि जो 6300 है वो क्या है? LCM है इन संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103, एक मकान की पुताई में 5 व्यक्ति इतने घंटे काम करके 3 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं, वही तरीका है। MDH मैंने आपको बताया था, M1D1 H1 = M2D2 H2। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में आप लिख लीजिए 5 × 8 × 3 बराबर साइड में एक व्यक्ति, तो 1 × 4 घंटे, 4 गुणा काम करने के कितने दिन लगे, तो D लिख लिया। 4 से इसको काट दो 2 बार, और तो कुछ बचा नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 6 × 30, यानी कितने व्यक्ति हैं एक दिन, कितने दिन में करेगा एक व्यक्ति? 30 दिन में उस कार्य को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यही 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत अगर इतना है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक हैं। तो याद रखिएगा 3 विषयों में अगर औसत 48 है तो 3 विषय में कुल अंक कितने हो गए? पता है हमें राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे हमें कुल अंक प्राप्त कर लिए 48 × 3 यानी 146।
44। तो 4 विषयों में कुल अंक कितने हो जाएंगे? 200। तो चौथे विषय के प्राप्तांक कितने हैं? 200 में से अगर 144 को घटा देंगे तो ये 56 आ जाएंगे, जो कि क्या है? प्राप्तांक हैं हमारे चौथे विषय के। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 105 है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल इतने रुपए में और 10% लाभ पर बेची, तो उसे वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? यानी 10% लाभ पर बेची है एक व्यक्ति ने एक साइकिल, 10% लाभ पर बेची है, इतने रुपए में बेचता है, तो उसकी खरीदी कितने में थी? अब एक बात सोच के चलिए, इतने बेच रहा है, 10% लाभ हो रहा है। मान लीजिए अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था तो विक्रय 10% लाभ होने पर कितना हो जाएगा? 110। और 110 किसके बराबर है? 935 के। जब 110 इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? 935/110 के। तो 100 किसके बराबर होगा? 100 का कर देंगे गुणा, तो यही आ जाएगा अपना क्रय मूल्य, जो कि 850 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर के, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अगर 3 वर्ष बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? सिंपल है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मिश्रधन, यानी मूलधन, कितने रुपए उधार लिए थे। वही है PTR/100 लगाइए, कुछ नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज ज्ञात कर पा रहा है। तो देखिएगा ब्याज क्या होगी? PTR/100 यानी मूलधन हमको पता नहीं है। ठीक है, मूलधन हमको नहीं पता, लेकिन 3 साल बाद इतना हो जाता है, हमको ये पता है। दर कितनी है? 15। 3 साल बट्टे 100, ये क्या आ गई? ब्याज। ये जो ब्याज आई है, ठीक है, हमने मूलधन क्या मानना है? P, उसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो ब्याज आई है उसमें P को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। और ये मिश्रधन को हम रख देंगे 7,250 के बराबर, जिससे कि हमारे P का मान आ जाएगा, यानी उधार कितने रुपए लिए वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 5,000। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, यानी हमको मिश्रधन दे रखा है तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो मूलधन के लिए अपन क्या करेंगे? माना मूलधन कितना है? x है, तो x में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो वही इसका मान दे रखा है, तो x का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 5,000। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए कि 500 रुपये 6 महीने का 8% की दर से छमाही दर से ब्याज क्या होगा? देखिए मूलधन दे रखा है 500 दे रखा है, दर है वो 8% है, बट छमाही है। ठीक है, अगर छमाही है तो ब्याज की दर वही है, फॉर्मूला PTR/100 लगा दिया हमने, कुछ नहीं किया। तो PTR/100 लगाने पर ये 40 क्या है? ये क्या आई है? ब्याज। कितने दिनों की? 6 महीने की। कितने प्रतिशत से? 8% से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 107 का। 108 नंबर देखिए कि एक व्यक्ति X 100 रुपये की वस्तु को 10% की ब्याज की हानि से व्यक्ति को बेचता है। बाई इस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है, तो बताओ किस मूल्य पर वस्तु को बेचा है? तो देखिएगा कोई भी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि होता है। तो कोई वस्तु X के लिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, तो क्रमशः लाभ उसको 10% की हानि हुई है, फिर 10% का लाभ हुआ है, तो मान लीजिए कि बाई जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 100 रुपये तो पहले से ही है, 10% की हानि होगी तो मतलब 90/10, उसका 10% का लाभ हो गया, इसका मतलब 110/100। और जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना आंसर हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन है 109 कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? आपको समतल देखनी है, तो समतल है, तो समतल है वो क्या है? कागज। कागज ये क्या होता है? समतल होता है। जब गिलास, बेलन और गेंद है वो आपस में समतल नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य चाटना है। किसी एक वस्तु बिंदु से गुजरने वाले 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये बात सही है, इसी को तो कोण कहते हैं। नेक्स्ट है किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल बात सही है, रेखाखंड होने चाहिए। तीसरा है किसी 3 रेखाओं से घिरी आकृति को नहीं, रेखा नहीं, रेखाखंड होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। और 4th को देख लेते हैं कि आयत को आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण
समकोण होता है। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन देखना है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, एक त्रिभुज में बिल्कुल नहीं होते। सत्य कथन आपको देखना है। तो समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, सदैव जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव समकोण होता है, ये भी जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बात हमेशा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्न में से कितने त्रिभुज हैं, आपको इसमें त्रिभुज बतानी है। तो इसमें त्रिभुज हैं वो हैं 5, आप गिन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो वो होता है 360। आपको पता होगा अंतःकोणों का योग हमेशा ही 360 होता है वर्ग के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको देखना है। तो वर्ग एक प्रकार का आयत है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला ही अपना मिल गया जो कि सही है। और देख लेते हैं आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है, ये तो उल्टा लिख दिया, गलत है। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड है, गलत है। ऋजु कोण का मान 90 डिग्री होता है, नहीं होता, 180 होता है। ठीक है, तो सिर्फ पहला ही है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 115 है, देखिएगा कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में इतने मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की है वो 75,000 सेमी दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगा चुकी है, और 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे। ये कोई वृत्ताकार मैदान है। अब देखिएगा मैदान की परिधि है वो 250 मीटर है, और लड़की दौड़ पूरी की है उसने कितनी, 75,000 सेमी यानी 750 मीटर। तो कुल चक्कर उसने कितने लगाए, 3 चक्कर। कुल चक्कर कितने लगाए, उसे 3 चक्कर लगाने हैं। तो देखिएगा एक चक्कर में उसने 250 मीटर चली है, तो वांछित दूरी है वो कितनी है, 3000 मीटर। ठीक है, तो चक्करों की संख्या क्या है, चक्करों की संख्या जो परिधि है उसका भाग दे देंगे जितनी भी उसने दूरी तय की है उसमें। तो कितने चक्कर काटने पड़े उसको, 12 चक्कर। अब देखिएगा 750 मीटर में 3 चक्कर हो चुके हैं, यानी जो 750 मीटर थे उनमें पहले से ही 3 चक्कर तो हो चुके हैं। तो शेष चक्कर कितने हैं, तो इस 12 में से इस 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 9 चक्कर। यानी ऑप्शन नंबर अगर अपन देखें तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा कि दौड़ पूरी करने में उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उसको और 9 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 116 है कि 12 मैट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मैट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये प्राप्त होता है 4 मैट्रिक टन 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम। कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं। तो 1 मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो 12 मैट्रिक टन और 8 क्विंटल का हो गया 12,800 किलोग्राम। घटाना है 8 मैट्रिक टन व 50 की गिरा, यानी 8,050 की गिरा। तो शेष कितना बचेगा, 4,850 की गिरा, जिसको अपन लिख सकते हैं 4 मैट्रिक टन 8 क्विंटल और 50 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर और इतने मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी की समान क्षमता को 25 डिब्बों में भरा जाता है। तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या है, सीधी बात है, इस जो लीटर पानी दे रखा है उसमें से पहले इसको घटाएंगे, जो भी शेष बचेगा उसमें क्या करेंगे 25 का दे देंगे भाग, जिससे कि हमको प्रत्येक डिब्बे की क्षमता का पता चल जाए। तो कुल पानी 400 लीटर उपभोग किया गया, यानी जो यूज़ में ले चुके हैं 12 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 387.5 लीटर। अब देखिएगा 25 डिब्बों में पानी देखना है, तो क्या करेंगे हम इसमें 25 डिब्बों में इसको 387.5 लीटर भरना है 25 डिब्बों में, तो 25 डिब्बों का दे देंगे इसमें भाग। जब भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 15.5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। आपको देखना है असत्य कौन सा है। तो देखिएगा
बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई को एक अंक दूसरे अंक तक पहुंचने में लगने वाला समय वो 5 मिनट है और 300 सेकंड है, यानी ये लगभग है वो 1/12 घंटे है। ठीक है, कितना है 1/12 घंटे। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1 घंटा, तो ये गलत हो गया, वो हमसे असत्य पूछ रहा था। ठीक है, ठीक अगले अंक तक पहुंचता है तो 5 मिनट हो जाती हैं, 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाती हैं और 12 घंटे टोटल होते हैं, उसमें से 1/12 घंटे भी हो जाते हैं। इसका मतलब 1 घंटा नहीं होता, तो ये बात गलत है। बड़ी सुई मतलब मिनट की सुई की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उनमें चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाती है, तो घास लगाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, इस प्रकार का कोई क्षेत्र है जिसमें हमको क्या करना है, ये हमको माप दे रखी है, ये 5 मीटर है, तो इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर जोड़ देंगे, इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर जोड़ देंगे, तो ये लंबाई आ गई 70 मीटर और ये आ गई 50 मीटर। तो इस घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े में से क्या कर देंगे हम, छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 70 × 50 माइनस 60 × 40। ऐसा करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अपना प्राप्त हो जाए, सी अपना प्राप्त हो जाएगा 1100 वर्ग मीटर। देखिएगा, इसने यही किया है। वांछित घास के क्षेत्रफल क्या है, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, यानी 70 × 50 माइनस 60 × 40, तो यह आ जाएगा 1100 वर्ग मीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार चित्र के फ्रेम का एक्स की लंबाई है वो 90 सेमी है, चौड़ाई है 70 सेमी है और एक वर्गाकार फ्रेम की वाई की भुजा है वो 80 सेमी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन देखना है, कौन सा सत्य है। तो फ्रेम एक्स का परिमाप इतना प्राप्त होता है, तो देखते हैं फ्रेम एक्स का परिमाप निकाल के। देखो, परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप होता है आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, 320। लेकिन ये कह रहा है कि परिमाप कितना है 6300, तो ये बात क्या है, गलत है। ये कह रहा है फ्रेम वाई का परिमाप है वो 6400 वर्ग मीटर है। अब देखिएगा, फ्रेम वाई के परिमाप को देखते हैं। वाई का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा 80 दे रखी है, ये 320 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो परिमाप है वो कितना है 6400 है, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत हो गए। ये कह रहा है कि दोनों फ्रेम एक्स और वाई का परिमाप है वो इतने वर्ग सेमी होगा। देखिएगा, दोनों को अपन जोड़ लेंगे, दोनों का, तो ये बात भी सही है कि जो दोनों फ्रेम हैं उनका जो परिमाप है वो कैसा है, बराबर है एवं 320 वर्ग सेमी है। तो देखिएगा, इसका भी कितना आया है, फ्रेम एक्स का 320 आया है और फ्रेम वाई का भी कितना आया है 320 आया है, और जो क्या है बराबर है। देखिएगा, अगर वैसे बात की जाए तो जो परिमाप है, ठीक है, वो बराबर है, वो कितना है 320 मीटर है। चौथे को देखते हैं, दोनों फ्रेमों का जो एक्स तथा वाई है का परिमाप इतना है कि बराबर है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि दोनों के जो फ्रेम के जो परिमाप हैं वो 320 हैं, वो बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही होने चाहिए इसमें, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में भी वो कह रहा है कि बराबर हैं और 320 हैं, ऑप्शन नंबर 4 में भी कह रहा है कि 320 हैं और आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसके आंसर होने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी 2021, 17, 15, 12 और 11 ये सभी जो पेपर थे मैथ के जो लेवल 1 के थे, उन सभी पूरे होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम भी इंसान हैं, आपको पता होगा, आप कमेंट करते हो, मैं आपको बता दूं इस बात को, हो सकता है हमसे भी बहुत सारी गलती हो जाती हैं, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाती है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है, इसका आंसर ये होना चाहिए, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर गलती होती है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत कमेंट करने की कोई वो नहीं है कि आप कोई गलत कमेंट करो, और इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए ही करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप डिसलाइक भी करना, लेकिन करना ज़रूर, जिस चीज़ से हमको भी पता चले कि हमारा जो वीडियो है वो कैसा है। ठीक है, तो बस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।